जम्मू कश्मीर के बारामूला से बड़ी खबर सामने आई है, जहां रिटायर्ड एसएसपी की गोली मारकर हत्या की गई। गोली मारने के बाद आतंकी फरार हो गए। नमाज के दौरान आतंकियों ने गोली मारी है। सुरक्षा बलों ने इस वक्त पूरे इलाके को घेर लिया है। रिटायर्ड एसएसपी की पहचान मोहम्मद शफी मीर के रूप में की गई है। गैंटमुला बारामूला की एक मस्जिद पर आतंकवादियों ने गोलीबारी की थी। शफी करीब 10 साल पहले रिटायर्ड हो गए थे, लेकिन देखिए ये बहुत दुखद जानकारी, रिटायर्ड एसएसपी की गोली मारकर हत्या कर दी गई और हत्या के बाद से आतंकी फरार हैं। यह भी जानकारी मिल रही है कि नमाज के दौरान आतंकियों ने यह गोली मारी है। फिलहाल सुरक्षा बलों की तरफ से पूरे इलाके को घेर लिया गया है और वहां पर सर्च ऑपरेशन जारी है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आसिफ कुरैशी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। आसिफ, क्या जानकारी मिल रही है? लाइव हमारे साथ आसिफ इस वक्त जुड़ चुके हैं। आसिफ, जिस तरीके से वहां पर घटनाएं हो रही हैं, ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। अब ये जो ताजा मामला सामने आया है, सर्च ऑपरेशन फिलहाल वहां पर किस तरीके से चल रहा है, क्या अपडेट? जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं वो ये सामने आ रहे हैं कि गांटमुला के जिस इलाके में ये घटना घटी है, ये सीमा से सटा हुआ है और यहाँ से घुसपैठ लगातार होती है, लेकिन इस इलाके में कोई भी मिलिटेंट सक्रिय नहीं है। इस बात की पुख्ता जानकारी सुरक्षा बलों के पास थी और अब जिस तरीके से टारगेट किलिंग करके एक रिटायर्ड एसएसपी रैंक के अधिकारी को गोली मारी गई है, उससे सुरक्षा बलों की चिंताएं जो है वो बड़ी है। क्योंकि अगर बारामूला के इलाके में इस तरीके से टारगेट किलिंग्स और वो भी पुलिस कर्मियों की होने लगी तो कहीं ना कहीं जो मनोबल है उस पर असर पड़ सकता है। हाल फिलहाल के दिनों में देखें, जम्मू कश्मीर में इस तरीके की घटनाएं होती रही हैं जिसमें टारगेट किलिंग्स हुई है पुलिस कर्मियों की, लेकिन वो ऐसे पुलिसकर्मी थे जो सक्रिय थे, ड्यूटी पे थे या अभी सेवा में थे। लेकिन रिटायर्ड पुलिसकर्मियों के हमले के पीछे ये माना यही जा रहा है कि वो जम्मू कश्मीर पुलिस के मनोबल पर चोट करने की कोशिश है मिलिटेंट्स की तरफ से। लेकिन बता दें कि पुंछ में जिस तरीके की घटना घटी है, जहां पे बड़ी संख्या में जो विदेशी मिलिटेंट मौजूद हैं और वो घात लगाकर सुरक्षा बलों पर एक तरफ से हमला कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कश्मीर घाटी के भीतर एक बार फिर से अगर टारगेट किलिंग्स का सिलसिला शुरू हो गया तो ये सुरक्षा बलों के लिए बड़ी चुनौती होगी। क्योंकि माना यही जा रहा है कि राजौरी पुंछ के बाद सुरक्षा बलों में ये मीटिंग चल रही थी कि किस तरीके से पुंछ राजौरी में सुरक्षा बेल्ट को और तगड़ा किया जाए। जम्मू कश्मीर में जो अतिरिक्त सुरक्षा बल है उनको पुंछ राजौरी की तरफ शिफ्ट किया जाए, लेकिन मिलिटेंट्स उस पर निशाना बनाकर यहां पर भी अगर कार्रवाई करने लगे तो सुरक्षा बलों के लिए दोहरी चुनौती बनेगा। लेकिन जिस तरीके से फिलहाल जो ये घटना सामने आई है, गांटमुला में एक रिटायर्ड एसएसपी रैंक के अधिकारी को मस्जिद में अजान देते समय गोली मारी गई, वो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी के इतिहास में ऐसी पहली घटना है जहां पे इस तरीके के से किसी को निशाना बनाया गया हो। लेकिन सुरक्षा बलों का यहाँ पे ऑपरेशन जारी है। कुछ जानकारी मिली है, सुरक्षा बलों का ये कहना है, पुलिस का ये कहना है कि जो उनको कुछ तथ्य मिले हैं उनके आधार पर इस समय भी छापेमारी चल रही है। क्योंकि गांटमुला का इलाका पूरा एक कटोरी के साइड बॉल टाइप है और यहाँ से भाग निकलने की संभावनाएं बहुत कम है। इसीलिए सुरक्षा को आगे भी जो अपडेट होगा आपके जरिए हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका। आपको बताएं कि 2024 लोकसभा चुनाव के पहले ओपिनियन पोल और सबसे बड़े पोल की अब बात करेंगे। राजनीतिक पार्टियां 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई हैं। हर दल अपने अपने हिसाब से रणनीति बनाने में जुटा है। चुनाव की तारीखों के ऐलान में करीब 2.5 महीने का वक्त बचा है। ऐसे में एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने किया है 2024 का पहला ओपिनियन पोल। सर्वे में सभी 543 लोकसभा सीटों पर 13,115 लोगों से बात की गई है। यह सर्वे 15 दिसंबर से 21 दिसंबर के बीच किया गया है। इसमें मार्जिन ऑफ एरर +-3 से +-5% है। तो देखिए, लोकसभा चुनाव के ऐलान में 2.5 महीने से भी कम का वक्त बचा है। राजनीतिक दलों की तरफ से तैयारियां तेज हो चुकी हैं। उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दल रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। और इस सियासी माहौल में देश का मूड समझने के लिए एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने किया है सर्वे। 2024 के चुनावी रण में किसकी विजय का शंखनाद होगा? क्या 2023 में हिंदी पट्टी के 3 राज्यों में विजय पताका फहराने वाली बीजेपी का विजय रथ पूरी रफ्तार से आगे बढ़ेगा, या फिर नतीजे कर्नाटक के बाद दक्षिण के दूसरे राज्य तेलंगाना में सत्ता हासिल करने वाली कांग्रेस के पक्ष में होंगे?
और देखिए, चुनावी बिसात पर किसकी लहर है, मतदाताओं का मूड किधर है, 2024 के पहले ओपिनियन पोल के जरिए हम इन तमाम सवालों का जवाब देंगे। और इसी के साथ आपको बताएं कि हमारे साथ वो रिपोर्टर्स ग्राउंड पर मौजूद होंगे जो जनता की नब्ज और सियासी मुद्दों की बारीकियों को समझते हैं। दिल्ली से हमारे साथ हैं रविकांत, जिन्हें आप देख रहे हैं। जयपुर से मनीष शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं और रायपुर से जयप्रकाश त्रिपाठी को आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बिल्कुल। और देखिए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटक और तेलंगाना के इस ओपिनियन पोल में 2024 में कौन सी पार्टी कितनी सीट जीतने का अनुमान है, वो आपको एक एक करके राज्यवार बस थोड़ी देर में बताएंगे। लेकिन उससे पहले इस ओपिनियन पोल के वो दो बड़े सवाल और उस पर जनता की राय जो 2024 के चुनाव में बहुत अहम है, वो जान लेते हैं। तो देखिए, सी वोटर की तरफ से जो सर्वे किया गया है उसमें वो सवाल जो हमने जनता से पूछे, सबसे पहला सवाल देखिए है कि 2024 चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा। राम मंदिर बताने वाले लोग हैं 28%, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा होगा ऐसा कह रहे हैं 41%, यानी कि 41% लोग, और 10% लोगों का कहना है कि जातीय गणना बड़ा मुद्दा होगा। और देखिए, इसके साथ ही काला धन का मुद्दा भी 10% लोग मानते हैं कि ये बड़ा मुद्दा होगा, और पता नहीं की संख्या भी 11% है। तो ये तमाम वो मुद्दे हैं जो हावी रह सकते हैं इस पूरे लोकसभा के चुनाव में, जिसमें आप देख रहे हैं कि राम मंदिर का मुद्दा सबसे ज्यादा प्रभावी दिखाई देता है। इसके अलावा अगर हम देखें, बेरोजगारी का जो मुद्दा है वो 41%। इसके अलावा क्या चुनाव में सबसे बड़े मुद्दे होंगे वो भी हम आपको दिखाते हैं, और अगला सवाल क्या है ये जान लेते हैं। देखिए, पहला ओपिनियन पोल, चुनाव तक विपक्षी गठबंधन इंडिया एकजुट रह पाएगा या नहीं, ये सवाल भी जब सामने आया तो देखिए, हां कहने वाले 37% लोग हैं, नहीं कहने वाले लोग 50% हैं। ये संख्या बहुत ज्यादा दिखाई देता है, जबकि पता नहीं की संख्या यहां पर आप देख रहे हैं कि 13% है। सबसे बड़ा आंकड़ा देखिए 50% लोगों का, जो ये कह रहा है कि वो मानता ही नहीं कि चुनाव तक विपक्षी जो गठबंधन है, जो ये अलायंस है, वो एकजुट रह पाएगा। तो देखिए, 2024 में सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा क्या रहेगा और क्या लोकसभा चुनाव तक विपक्षी दलों का इंडिया गठबंधन एकजुट रह पाएगा। इन दो बड़े सवालों पर जनता क्या सोचती है ये आपने जान लिया। अब आपको बताते हैं कि मध्य प्रदेश की पब्लिक का मूड क्या है, जहां पर विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सिर आंखों पर बैठाने वाली जनता आखिर 2024 को लेकर क्या सोचती है। और इसके अलावा लोकसभा चुनाव में मतदाता मध्य प्रदेश में किसे जनादेश देने के बारे में सोच रही है, ये भी वोट परसेंटेज आपको दिखा देते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश का जो ओपिनियन पोल है, सीट यहां पर 29 है, बीजेपी को 58% यहां पर वोट मिलते हुए दिखाई दे रहा है, जबकि कांग्रेस की बात की जाए 36% और अन्य की संख्या यहां पर 6% है। और अगर हम सीट में इसे कन्वर्ट करेंगे तो ये हालात क्या रहेंगे, ये आंकड़े क्या होंगे, वो भी हम आपके सामने रख दिए हैं। पूजा, बिल्कुल, देखिए, कुल लोकसभा की जो सीटें हैं वो 29 है, 29 सीटें हैं, और इसमें बीजेपी को मिल सकती हैं 27 से 29 सीटें। कांग्रेस के खाते में मैक्सिमम 2 सीटें यहां पर जा सकती हैं। ये जो सी वोटर का ओपिनियन पोल है उसके आंकड़े ये बता रहे हैं कि 29 लोकसभा सीटों में से 27 से 29 सीट्स बीजेपी के पास जा सकती हैं। परसेंटेज के मामले में आप देख लीजिए 58% तक ये आंकड़ा चला जाता है, लेकिन जब आप सीटों के लिहाज से देखेंगे ना तो 27 से 29, यानी कि जो कुल सीटें हैं 29, वो बीजेपी के खाते में जा सकती हैं। तो ये सर्वे का बड़ा आंकड़ा आपके सामने हमने रखा। एमपी में कांग्रेस को 36% वोट इस सर्वे में मिलते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं बीजेपी को यहां पर 58% वोट मिलते नजर आ रहे हैं। रविकांत, सी वोटर का जो आंकड़ा है, आप बेशक परसेंटेज में देख लीजिए या सीट्स में देख लीजिए, ये बीजेपी के फेवर में जाता हुआ नजर आ रहा है, और ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। ग्राउंड पर आप क्या हालात देख पा रहे हैं रविकांत? देखिए, जो बीजेपी नेताओं से हमारी बात हो रही है उसमें वो लगातार कह रहे हैं कि विपक्ष का जो बिखराव है वो हमारी ताकत नहीं है, वो एक छोटी ताकत ज़रूर है। हमारी जो सरकार की नीतियां हैं और जो सरकार के काम हैं उनको लेकर के हम जनता के बीच में जा रहे हैं, और जनता के बीच में बीजेपी इसलिए लोकप्रिय है क्योंकि जो मोदी की गारंटी का नारा दिया है बीजेपी ने, उसके पीछे की जो ताकत है वो ताकत ही हमारी असली ताकत है, और योजनाओं पर और अपने काम पर बीजेपी इस बार ज़्यादा फोकस कर रही है। जी बिल्कुल, आप बने रहिए रविकांत हमारे साथ, आगे भी जो सवाल होंगे और उसके जो जवाब हैं वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। अब सवाल यह है कि पहला ओपिनियन पोल, मोहन यादव को सीएम बनाने से यूपी बिहार में क्या फायदा होगा,
तो क्या कहती है जनता इस पर, ये देख लेते हैं। सी वोटर का सर्वे जो है वो आपको दिखा रहे हैं। देखिए 48% जनता ऐसी है जो ये कह रही है कि हाँ, इसका फायदा पूरी तरीके से मिलने वाला है। मोहन यादव को सीएम बनाने से यूपी बिहार में फायदा होगा। 37% ये कह रहे हैं कि इसका कोई फायदा नहीं मिलने वाला है आपको, जबकि पता नहीं की संख्या जो है 15% है। तो देखिए जो यादव फैक्टर है ना, ये जो मध्य प्रदेश में आप देख रहे हैं, ये क्या मध्य प्रदेश से यूपी बिहार तक पहुंचेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और इसका हाँ में कहने वाले लोगों की संख्या जो है वो बहुत ज्यादा है। रविकांत के पास सीधा लेकर चलते हैं। रविकांत, यादव फैक्टर मध्य प्रदेश के अलावा क्या यूपी बिहार की राजनीति में भी काम करेगा? क्या यही सोचकर ये जो दांव है ये बीजेपी की तरफ से खेला गया? क्या कह रहे हैं वहां के लोग? प्रश्न एक बार रिपीट करिएगा। बिल्कुल रविकांत, मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये यादव फैक्टर क्या मध्य प्रदेश से यूपी बिहार तक कैरी फॉरवर्ड होगा, काम करेगा वहां पर? ग्राउंड जीरो पर लोग क्या कह रहे हैं? निश्चित रूप से जो लोगों से हमारी बात हो रही है, लोग इस तरीके के बातें कर रहे हैं कि अब तक हमने अखिलेश और लालू यादव को जो जिताया, मुलायम को जो जिताते रहे, उसमें हमें क्या मिला, यादव को क्या मिला? क्योंकि जो मिला वो एक परिवार को मिला। एक एक परिवार जो लालू यादव और मुलायम सिंह यादव का परिवार है, सिर्फ उस परिवार को फायदा मिला। कभी ऐसा हम लोगों ने सोचा भी नहीं था कि एक यादव जो है वो मुख्यमंत्री बन सकता है उन परिवारों के अलावा। तो मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद यूपी और बिहार में आम यादव घरों में ये लालसा जग गई है कि अगर वो पार्टी से जुड़ेंगे तो उनके घर का बिल्कुल रविकांत, और देखिए और हाँ कहने वाले लोगों की संख्या ज्यादा दिखाई दे रही है। आप सभी रिपोर्टर बने रहिए, चर्चा को आगे बढ़ाते रहेंगे। अब बात राजस्थान की कर लेते हैं। विधानसभा चुनाव के नतीजों में राजस्थान में बीजेपी को बम्पर जीत और कांग्रेस को बड़ा झटका लगा था, लेकिन क्या यही ट्रेंड 2024 के लोकसभा चुनाव में भी दिखेगा या फिर जनता का मूड बदलेगा? ओपिनियन पोल में इस पर भी लोगों से जब हमने बात की, क्या आंकड़े सामने आए वो आपके सामने हमने रख दिए हैं। देखिए राजस्थान में जो सीटें हैं लोकसभा की वो 25 हैं। बीजेपी के लिए हाँ कहने वाले लोग 57% यहां पर दिखाई देते हैं। पूजा, बिल्कुल। और देखिए कांग्रेस के लिए जो वोट परसेंटेज है वो 34% आता है कि 34% जो लोग हैं वो कहते हैं कि यहां पर कांग्रेस को जनाधार मिल सकता है, लेकिन 57% लोग कहते हैं कि बीजेपी को मिल सकता है। अब इसे सीटों के लिहाज से आप समझिए, कुल सीटें 25 है, जिसमें बीजेपी के पास 23 से 25 सीटें जा सकती है। तो देखिए आप बीजेपी कितनी आगे यहां पर नजर आ रही है सी वोटर ओपिनियन पोल में। कम से कम कांग्रेस के पास ज्यादा से ज्यादा 2 सीटें जा सकती हैं। बिल्कुल, तो यहां पर बीजेपी को देखिए बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है और किस तरीके से बीजेपी के फेवर में ये पूरा गेम जा रहा है ये सर्वे आपको बता रहा है। राजस्थान में बीजेपी को 57% वोट, सर्वे ये कहता है कि राजस्थान में कांग्रेस को 34% वोट मिलेगा। ये जो परसेंटेज है वो हम आपको बता रहे हैं। राजस्थान में बीजेपी को 23 से 25 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं 29 सीटों में से। ये बीजेपी के लिए बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि विधानसभा चुनाव को लगातार आपको बताएं कि सेमीफाइनल की तरह देखा जा रहा था। मनीष, जिस तरीके से दावे बीजेपी कर रही थी कि जो ट्रेंड है वो तो बदलेगा, साथ ही साथ बीजेपी ने जिस तरीके से ग्राउंड पर काम किया, उन सब के नतीजे में अगर देखें तो ये जो सर्वे है इस वक्त बीजेपी के लिए संतोषजनक है। बिल्कुल, बीजेपी के लिए न सिर्फ संतोषजनक है, बल्कि अगर बात की जाए साल 2014, 2019 और अब 2024 का जो चुनाव है, तो जैसे मोदी सरकार यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तिकड़ी है, तो इन सर्वे के आंकड़ों से ऐसा लगता है कि राजस्थान में बीजेपी को जो 25 सीटें लगातार 2 बार मिलती रही, उसकी भी हैट्रिक बनने वाली है। सबसे अहम बात, साल 2018 में राजस्थान की सत्ता कांग्रेस को सौंपी गई, लेकिन साल 2019 के लोकसभा चुनाव में पूरी की पूरी 25 सीटें बीजेपी के खाते में गई। तो यहाँ सरकार बनने का कोई मायने उस वक्त नजर नहीं आया। और सबसे बड़ी बात, जब जनवरी में राम मंदिर का भव्य उद्घाटन होगा, आप यकीन मानिए पूरे देश में जिस तरीके से दीपावली का माहौल होगा, उससे ये बात बिल्कुल साबित होगी कि राम मंदिर का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा साबित होगा और एक बार फिर राजस्थान में बीजेपी की झोली में 25 सीटें चली जाएंगी। तो कुल मिलाकर के ऐसा लगता नहीं कि कांग्रेस के लिए बहुत कुछ है। आपने जो वोट परसेंटेज बताया उसमें 23% का अंतर है, यहाँ तो 1% में सरकार बदल जाती है। बिल्कुल तो ठीक कहा मनीष आपने, लेकिन एक और बहुत दिलचस्प
दिलचस्प सवाल जब हमने दर्शकों के सामने रखा सी वोटर सर्वे के जरिए, तो उसका क्या जवाब मिला उस पर आपसे चर्चा मैं करूंगी। तो अगला सवाल आपके सामने ये है सबसे बड़े ओपिनियन पोल में कि क्या शिवराज वसुंधरा को सीएम ना बनाने का फैसला ये सही था या फिर गलत। आंकड़ा क्या कहता है वो आप समझिए। 52% लोगों का यह मानना है कि जो फैसला था कि वसुंधरा के चेहरे को आगे नहीं किया, शिवराज के चेहरे को आगे नहीं किया, यह फैसला सही था। बिल्कुल, और जो फैसला गलत बता रहे हैं उनकी संख्या 33% यहां पर है और जो पता नहीं की संख्या है वो 15% है। लेकिन ज्यादातर लोग मानते हैं कि 52% लोग ये मानते हैं कि ये फैसला सही रहा और इसका असर लोकसभा में, इसका फायदा लोकसभा में भी बीजेपी को मिलेगा। मनीष, क्योंकि देखिए जो 52% लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि ये फैसला बिल्कुल सही है, लेकिन गलत वालों की संख्या भी यहां पर 33% है। क्या लग रहा है जो ये बीजेपी का फैसला रहा वसुंधरा राजे को सीएम ना बनाने का, शिवराज को सीएम ना बनाने का, ये फैसला लोकसभा में सही साबित हो सकता है बीजेपी के लिए? राजनीति में कहा जाता है आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, यानी अगर 52% जनता ये मानती है कि वसुंधरा को आगे किए बगैर अगर बीजेपी 115 सीटें यानी पूर्ण बहुमत लेकर पहुंच सकती है तो यकीन मानिए लोकसभा चुनाव में भी ये फैक्टर बिल्कुल काम नहीं करेगा, क्योंकि बीजेपी ने जिस तरीके से दूसरी पीढ़ी को आगे किया है, लेकिन इस पीढ़ी के आगे करने के बावजूद अगर सबसे बड़ा चेहरा कोई है तो वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। विधानसभा चुनावों में भी हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के हर इलाके, हर संभाग में दौरे किए और नतीजा बिल्कुल सामने है कि यहाँ पर 115 सीटें बीजेपी के खाते में गई। ऐसे में कोई एक नेता विशेष, कोई एक चेहरा विशेष, कोई बहुत ज्यादा असर डाल पाएगा ऐसा नहीं लगता। हाँ, वसुंधरा का असर निश्चित तौर पर राजस्थान के ज्यादातर इलाकों में है, लेकिन लोकसभा चुनाव में लेकिन मनीष, ज्यादातर इलाकों में प्रभाव है, लेकिन उसके बावजूद चेहरा आगे नहीं किया गया और फिर भी बम्पर जीत बीजेपी को वहां से मिल जाती है। 2024 का पहला और सबसे बड़ा ओपिनियन पोल आप देख रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि छत्तीसगढ़ की जनता का मूड क्या है 2024 में लोकसभा चुनाव के लिए मतदाताओं के मन में क्या चल रहा है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ के मतदाताओं ने जो जनादेश दिया उसने सबको चौंका दिया था। और छत्तीसगढ़ का ओपिनियन पोल क्या कहता है, यहां पर देखिए 11 सीटें हैं और बीजेपी के लिए वोट परसेंटेज जो है वो 55% यहां पर पूजा दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, और 37% जो वोट परसेंट है वो कांग्रेस के लिए नजर आ रहा है, यानी कि यहां पर भी बीजेपी कांग्रेस से काफी आगे है। 50% से ऊपर वोट शेयर जाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब ये सीटों में कैसे कन्वर्ट होता है वो समझिए। 11 लोकसभा की सीटें जिसमें बीजेपी के पास एक बार फिर से 9 से 11 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। बिल्कुल, और कांग्रेस के लिए देख लीजिए मैक्सिमम 2 सीटें अगर मिल सकती है तो 0 से 2 सीटें मिल सकती है, लेकिन यहां पर बीजेपी के लिए 11 सीटें, 9 से 11 सीटों का अनुमान है। बड़ी खबर आपको दे दें कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 55% वोट, सर्वे ये कहता है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को 37% वोट मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ रायपुर से सीधे हमारे सहयोगी जयप्रकाश त्रिपाठी इस वक्त जुड़ गए हैं। जयप्रकाश, छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस के लिए बहुत ज्यादा चिंता वाली बात हो जाती है, क्योंकि अगर इससे पहले विधानसभा के चुनाव के नतीजे हम देखें तो कांग्रेस वहां पर बम्पर जीत हासिल करती है, लेकिन लोकसभा चुनाव में यहां पर तो बीजेपी कांग्रेस से बहुत आगे है। जी बिल्कुल, क्योंकि इस बार की जो जीत है वो बीजेपी की सबसे बड़ी जीत है। 23 साल हो गए राज्य बने, राज्य बनने के बाद से सबसे बड़ी जीत बीजेपी की इस बार है और कांग्रेस की सबसे बुरी हार हुई है। जबकि इस बार का जो चुनाव है वो किसी चेहरे पे नहीं, सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पे लड़ा गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह के अलावा तमाम जो नेता है यहाँ प्रचार करने आए थे और उसके बाद से कहीं न कहीं जो जातिगत समीकरण बीजेपी ने सेट किया था उसका पूरा असर देखने को मिला। राम मंदिर जैसे मुद्दे यहाँ पर ज्वलंत मुद्दे थे। इसके अलावा धर्म परिवर्तन को लेकर जिस तरह से लगातार जो है बस्तर से लेकर सरगुजा में चीज़ें आ रही थी उसको लेकर काफ़ी नाराज़गी थी जनता में और जनता ने जो है बीजेपी को जनादेश दिया। वही जनादेश जो है लोकसभा में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि जब 2019 में चुनाव हुए थे तब 9 सीटें लोकसभा की जीत के आई थी, तब तत्कालीन कांग्रेस की सरकार थी। 6 महीने में ही जनता का मूड बदल गया था और अब जो है छत्तीसगढ़ में बीजेपी की ही सरकार है। तो बिल्कुल, और ये देखिए मूड ऐसा बदला है कि 9 से 11 सीटें यहां पर बीजेपी को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। ओपिनियन पोल पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का क्या कहना है ये भी आपको सुनवाते हैं। एबीपी न्यूज के ओपिनियन पोल पर बात करने के लिए हमारे साथ छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज हैं। दीपक जी, एबीपी न्यूज का ओपिनियन पोल आया है। ओपिनियन पोल में जो है फिलहाल जो है बीजेपी 18% और बढ़त पा रही है और 9 से 11 सीटें बीजेपी को जा सकती हैं। आपको मेहनत करने की जरूरत है।
अब देखो, ओपिनियन पोल तो हम लोग 2023 के चुनाव में भी देखे, विधानसभा में पूरे देश का एग्जिट पोल, आपके पूरी मीडिया का ओपिनियन पोल, सब तो कांग्रेस में फेवर दिखा रहा था। और लेकिन जब रिजल्ट आया, गिनती हुआ, तो फिर वो तो सब छत्तीसगढ़ पूरा देख रहा है। तो ओपिनियन पोल पे उतना कोई भरोसा तो नहीं रहा। हाँ, लेकिन ठीक है, मेहनत तो मांगता है। आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, बड़ी जिम्मेदारी है। बस्तर जो है वहाँ जो है कहीं ना कहीं समस्या है, इसके अलावा पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी है। पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी है बस्तर के साथ, और मेहनत करेंगे। कल लगातार बैठक हुई है, हमारे तमाम जिला अध्यक्ष और सभी प्रभारी, विधानसभा जिला प्रभारी, सभी तमाम नेताओं के साथ बैठक हुई है। बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर मिल रही है। बारामूला में जहां पर हमला किया गया है, रिटायर्ड एसएसपी की गोली मारकर हत्या करने की जानकारी है। गोली मारने के बाद आतंकी फरार हो गए। नमाज के दौरान, अजान के अनाउंसमेंट के दौरान ये हमला किया गया। आतंकियों ने गोली उन्हें मारी। सुरक्षा बलों ने इस वक्त पूरे इलाके को घेर लिया है। आपको बताएं कि रिटायर्ड एसएसपी की पहचान मोहम्मद शफी मीर के रूप में की गई है। दरअसल गैंटमुला बारामूला की एक मस्जिद पर आतंकवादियों ने गोलीबारी की थी और शफी करीब 10 साल पहले रिटायर्ड हो गए थे। लेकिन ये एक बहुत बड़ा सवाल भी है और चिंता का विषय भी। बहुत दुखद ये जानकारी। नमाज के दौरान देखिए किस तरीके से यहाँ पर गोलियां चलाई गई। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को हालांकि घेर लिया है। सर्च ऑपरेशन जारी है, क्योंकि जिसने गोली चलाई वो इस वारदात को अंजाम देने के बाद से ही फरार है। रिटायर्ड एसएसपी मोहम्मद शफी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है और हत्या करने के बाद से ये जो आतंकी है ये फरार है। आतंकियों की तरफ से ये गोलियां चलाई गई। फिलहाल सुरक्षा बलों की तरफ से पूरे इलाके को घेर लिया गया है और वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लेकिन जम्मू कश्मीर में लगातार इस तरीके की जो घटनाएं हैं बीते कुछ दिनों से सामने आ रही हैं और ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं रिटायर्ड एसएसपी की, जिनकी गोली मारकर देखिए हत्या की गई है। 10 साल पहले ये रिटायर्ड हो गए थे। बारामूला की ये पूरी घटना बताई जा रही है। मोहम्मद शफी इनका नाम है, जिन्हें गोली लगी है और गोली लगने के बाद से, गोली मारने के बाद से ये जो आतंकी था वो फरार है और रिटायर्ड एसएसपी मोहम्मद शफी की हत्या कर दी गई। और आपको बता दें कि सर्च ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। जानकारी जुटाई जा रही है कि किस संगठन से ये आतंकी थे, लेकिन सीधे तौर पर, बहुत ही साफ तौर पर चुनौती देने की लगातार कोशिश की जा रही है। एक तरफ हमला किया गया जवानों के वाहन पर, 4 हमारे जवान शहीद हो जाते हैं। उसके बाद से अलग अलग जगहों पर सुरक्षा बलों की तैनाती की जाती है, संवेदनशील जगहों पर सतर्कता बढ़ाई जाती है। और दूसरी तरफ देखिए, जम्मू कश्मीर के बारामूला में एक बार फिर से चुनौती देने की कोशिश की जाती है और गोली मारकर रिटायर्ड एसएसपी की हत्या कर दी जाती है। इस पूरे मामले में अब तक बहुत ज्यादा जानकारी सामने नहीं है, लेकिन बताया ये जा रहा है कि सर्च ऑपरेशन चल रहा है, जानकारी जुटाई जाए। और जो रिटायर्ड एसएसपी हैं उनके भाई का क्या बयान है, उनका क्या कुछ कहना है, ये भी अब आपको सुनाते हैं। मोहम्मद शफी मीर जो मेरा कजिन था, सुबह सवेरे हर रोज ये अज़ान देता था मस्जिद में जाके। आज भी अज़ान देने लगे। इसी तरह से अज़ान चलते चलते इसी दौरान मैंने ड्रम की आवाज़ सुनी, तो मैंने कुरान शरीफ को बंद किया। मेरे जहन में ये सोच आ गई कि मुझे लगता है शफी साहब को कोई चक्कर आ गया तो गिर गए, इसकी आवाज़ आ गई। तो 4-5 मिनट मैंने वेट किया। इसी अवस्था में मेरी बच्ची जो ऊपर वाली मंजिल में सोई थी दौड़ के आई। उसने मुझे कहा, पापा आप बैठे हो, शफी अंकल मर गए। मैंने कहा कैसे हुआ? तो मुझे जहन में आया कि कुछ हुआ है। तो तब पता चला बारामूला से हमें मैसेज आ गई कि इनको गोलियां लगी है। जब हम मौके वारदात पर पहुंचे तो हमने देखा जो जहां पर हमारी माइक लगी अजान के लिए, उसके पीछे एक खिड़की है, कोई खिड़की का शीशा पूरा थोड़ा टूट चुका था। तो आप सुन रहे थे मोहम्मद शफी के भाई को, जो कि गम में है, दुखी हैं। और इस वक्त इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए सीधे हमारे साथ आसिफ कुरैशी जुड़ गए हैं। आसिफ, देखिए फिलहाल जो अपडेट आपने हम तक पहुंचाया उसके मुताबिक वहां पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन इस मामले में किस तरीके से डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, ग्राउंड पर क्या हालात लगातार आप देख पा रहे हैं?
देखिए, जो पुलिस अधिकारियों के साथ हमारी बात हुई उनका ये कहना है कि जो प्राथमिक जानकारी मिली है उसके अनुसार हमलावरों की संख्या 2 थी, जिसमें से एक हमलावर के बारे में बताया गया है कि उसने मस्जिद के अंदर जाकर मोहम्मद शफी मीर पर गोली चला दी और जिसके बाद ये दोनों भाग निकलने में कामयाब रहे, क्योंकि जिस समय ये घटना घटी तकरीबन 5:30 बजे के बीच का समय था जब अजान दी जाती है, अंधेरा था, तो इसी अंधेरे का फ़ायदा उठाकर जो हमलावर थे वो भाग निकलने में कामयाब रहे। लेकिन जहां ये घटना घटी वो चिंता की बात है। बारामूला का शीरी इलाका, शीरी का गांटमुला इलाका सरहद से सटा हुआ काफ़ी सुरक्षित इलाका माना जाता है। यहाँ पे सुरक्षा बलों की काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंस है। सेना, अर्धसैनिक बल, जम्मू कश्मीर पुलिस की टुकड़ियाँ यहाँ पे तैनात हैं, यहाँ ट्रेनिंग सेंटर्स हैं। लेकिन मिलिटेंट्स की प्रेजेंस इस इलाके में सिर्फ घुसपैठ के दौरान ही होती है, लेकिन जिस तरीके से आज की घटना को अंजाम दिया गया है उससे बिल्कुल कहीं ना आसिफ, कहीं और ये कहीं ना कहीं चुनौती देने की कोशिश की जा रही है आतंकियों की तरफ से। बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान के पाले पोसे आतंकी जम्मू कश्मीर में जो कर रहे हैं वो उनकी बौखलाहट का नतीजा है। वो बौखलाहट जो आतंक पर लगाम और आतंकियों का खात्मा होने से है। पाकिस्तान साजिश पर साजिश रच रहा है और हिंदुस्तान आतंकी साजिशों का करारा जवाब भी लगातार दे रहा है। अभी 24 घंटे भी नहीं हुए जब पाकिस्तान ने अखनूर सेक्टर में आतंकी घुसपैठ कराने की कोशिश की, लेकिन हमारे मुस्तैद जवानों ने इस नापाक कोशिश को नाकाम कर दिया और इसे ऑपरेशन शेर दिल का नाम दिया। दुर्गम इलाके में दुश्मनों पर नजर रखना और उन पर संपोलों पर सिर उठाते कुचल देना उन सपोलों को, और हमारे जाबाज तमाम मुश्किलों के बीच दिन रात मुस्तैदी दिखा रहे हैं। देखिए एबीपी न्यूज रिपोर्टर अजय बाचनू की भारत पाकिस्तान बॉर्डर से ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सीमा पर लगाए गए गैजेट्स में इन आतंकियों की तस्वीरें सामने आई। ये उस आतंकी की तस्वीरें हैं जिसे भारतीय सेना के वीर जवानों ने गोली से अपना शिकार बनाया। सेना का इस सारे ऑपरेशन से ध्यान हटाने के लिए नडाला पोस्ट पर पाकिस्तानी सेना ने आग लगा दी। हर एक फॉरवर्ड पोस्ट में बरती जा रही है ताकि पाकिस्तान की हर नापाक साजिश पर नजर रखी जा सके। गुरुवार और शुक्रवार की दरमियानी रात पाकिस्तान ने जम्मू के अखनूर सेक्टर से एक बड़ी घुसपैठ कराने की कोशिश की। इन घुसपैठियों को अखनूर सेक्टर से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से अंदर भेजा गया, लेकिन चौकस भारतीय जवानों ने इस घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। किस तरह का इलाका है ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं इस समय अखनूर सेक्टर में ही हूं और यहाँ ये जो जंगली घास जिसे यहाँ सरकंडा कहा जाता है कि किस तरह से यहाँ सीमा पर सरकंडे उगे हुए हैं और इन्हीं सरकंडों की आड़ लेकर पाकिस्तानी आतंकी जो है वो घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जैसे ही यहाँ सीमा पर लगाए गए गैजेट्स में इन आतंकियों की तस्वीरें सामने आई, यहां पर सुरक्षा बल मुस्तैद हो गए। किस तरह इसी सरकंडे में इन सुरक्षा बलों ने घेरा बनाया और यहां पर किस तरह से उन आतंकियों को निशाना बनाया गया, तस्वीरें खुद बयां कर रही है। सूत्रों ने एबीपी न्यूज को बताया है कि आतंकियों की संख्या 4 से ज्यादा थी जो घुसपैठ करने की फिराक में थे। घुसपैठ करके वो जम्मू पहुंचते और जम्मू की शांति को भंग करने का जो लगातार पाकिस्तान प्रयास कर रहा है उसको एक झटका दिया है। जैसे ही ये घुसपैठिए सीमा तक आए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात जो भारतीय सेना के जवान थे उन्होंने उनको चुनौती दी और लगातार फायरिंग में 2 घुसपैठियों के मारे जाने की खबर है और एक घुसपैठिए के शव को बाकी जो 2 घुसपैठिए थे वो लेकर पाकिस्तान की तरफ भागे हैं। इस तरह की भी फुटेज जो है वो सेना के पास आई है। और ये भी बता दूं कि भारतीय सेना का इस सारे ऑपरेशन से ध्यान हटाने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए यहीं इसी जगह से थोड़ी दूर नडाला पोस्ट पर इन
पाकिस्तानी सेना ने आग लगा दी ताकि आग देखकर भारतीय सेना सैनिक जो यहां पर तैनात हैं उनका ध्यान भटक जाए और वो इस घुसपैठ की कोशिश को अंजाम दे सके। लेकिन सलाम करना होगा भारतीय सेना के जज्बे को, जिन्होंने इन सब कठिनाइयों के बावजूद, चाहे वो पाकिस्तान की पोस्ट जलाने वाली चाल हो या इस तरह का सरकंडा हो या विपरीत मौसम की परिस्थितियां हो, इन सब को देखते हुए यहां पर सेना ने न केवल ये घुसपैठ की कोशिश नाकाम की बल्कि 2 घुसपैठियों को मार गिराया और पाकिस्तान के मुंह पर एक करारा जवाब दिया है। अजय बासु, एबीपी न्यूज़, अखनूर। देखिए, जो पाकिस्तान की फौज है वो पूरी कोशिश में जुटी है कि वो निचले और मैदानी इलाकों से सटे हुए बॉर्डर से आतंकियों की घुसपैठ करा सके, क्योंकि बर्फबारी के कारण पहाड़ी इलाकों के रास्तों से घुसपैठ की कोशिश करना इस मौसम में करीब करीब नामुमकिन है। अब ऐसे में हमारे जवान पल पल बॉर्डर पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। अखनूर सेक्टर की एक ऐसी ही फॉरवर्ड पोस्ट पर पहुंचे मेरे सहयोगी अजय बाचरी। देखिए, सर्दियां शुरू हो गई हैं और जम्मू कश्मीर में सर्दियां शुरू होते ही पहाड़ों पर बर्फबारी होती है। पहाड़ों पर बर्फबारी होने के चलते जो LOC लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, वहां पर बर्फ गिरने से जो घुसपैठ के रास्ते हैं, पारंपरिक घुसपैठ के रास्ते हैं, वो बंद हो जाते हैं और उसके बाद आतंकियों का यह हमेशा से प्लान रहता है कि वो घुसपैठ के रास्ते बदलकर जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा या निचले इलाकों में आए। हम ऐसे ही एक निचले इलाके अखनूर में हैं जो कि भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटा हुआ है। अब जबकि पहाड़ों पर बर्फ़ गिरने लगी है और वहाँ पर दर्रे जो बंद हो रहे हैं, घुसपैठ के जो पारंपरिक रास्ते हैं वो बंद हो रहे हैं और उसके बाद अब लगातार इस तरह की इनपुट्स आ रही हैं कि पाकिस्तान और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI जो निचले इलाके हैं जहाँ बर्फबारी नहीं होती वहाँ से घुसपैठ करा सकती है। उसके बाद किस तरह की मुस्तैदी यहाँ बरती गई है, बरती जा रही है, आप देख सकते हैं। मैं सेना के एक फॉरवर्ड पोस्ट में हूँ और यहाँ पर किस तरह से भारतीय सेना के जवान दिन रात पाकिस्तान की हर नापाक साजिश पर नज़र रखते हैं, हरकत पर नज़र रखते हैं, ये आप देख रहे हैं। और इसका नमूना हमें बीती रात भी मिला जब पाकिस्तान ने अखनूर सेक्टर में घुसपैठ कराने की कोशिश की और इन घुसपैठियों को भारतीय सेना ने न केवल मार गिराया बल्कि वो घुसपैठिए भागकर वापस पाकिस्तान के इलाके में चले गए। तो सुरक्षा के लिहाज से मैं इस फॉरवर्ड पोस्ट का आपको नाम नहीं बता सकता, लेकिन कुछ इसी तरह की मुस्तैदी हर एक फॉरवर्ड पोस्ट में बरती जा रही है ताकि पाकिस्तान की हर नापाक साजिश पर नज़र रखी जा सके। इसके साथ ही जवानों के साथ साथ पूरे बॉर्डर पर आधुनिक उपकरण लगाए गए हैं, जिन उपकरणों के चलते पाकिस्तान की हर हरकत पर नज़र रखी जाती है ताकि पाकिस्तान अगर किसी तरह की हिमाकत पर उतर आता है तो उससे मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। अजय बासु, एबीपी न्यूज़, अखनूर। और देखिए, अब ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राजौरी से, जहां पर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है और उसके बाद पार्थिव शरीर को इनके घर तक पहुंचाया जाएगा। 4 हमारे जवान जो शहीद हुए, जवानों के वाहन पर हमला किया गया जिसमें 4 जवानों की शहादत हो गई। अलग अलग जगहों से ये तमाम जवान, और राजौरी हमले में शहीद जवानों को इस वक्त श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है, जिसकी सीधी और लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। आज इन शहीद जवानों को पूरा देश नमन कर रहा है, हर आंख नम है, हर दिल में गम है और यहाँ पर भावभीनी श्रद्धांजलि इन जवानों को अर्पित की जा रही है। ये वो 4 जवान जिन्होंने देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, बलिदान दे दिया हम सबकी सुरक्षा के लिए, और अब इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने का वो समय, पार्थिव शरीर को पहुंचाया गया और जहां पर इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है, जिसके बाद इनके पार्थिव शरीर को इनके घर तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन फिलहाल ये जो तस्वीरें हैं ये वाकई गमगीन कर देने वाली तस्वीरें हैं, ये दुखी कर देने वाली तस्वीरें हैं। एक तरफ तो जहां इन 4 वीर जवानों की शहादत को पूरा देश याद कर रहा है, नमन कर रहा है, तो दूसरी तरफ दिल में गुस्सा है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, आखिर हमारे 4 जवानों की शहादत क्यों देनी पड़ी। ये गुस्सा भी लोगों के मन में है और दुख और गम भी लोगों के मन में है। इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है, जिसकी सीधी तस्वीरें आप राजौरी से देख रहे हैं। घटना, आपको ध्यान रहे कि जिस तरीके से वाहन पर हमला किया गया सेना के और उसमें 4 जवान शहीद हो गए, जिन्हें इस वक्त श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है पूरे राष्ट्रीय सैन्य सम्मान के साथ।
और आगे जो भी अपडेट होगा वो आप तक पहुंचाएंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। पाकिस्तान की फौज और वहां पर बैठे आतंकी आका इस वक्त इसी ताक में बैठे हैं कि कब मौका मिले और वो आतंकियों की घुसपैठ करा सके। लेकिन उनके नापाक इरादों को नेस्तानाबूद करने के लिए हमारे जवान दिन रात 24 घंटे हर पल सरहद पर होने वाली हर हलचल पर नजर बनाए हुए हैं। किस तरीके से ऑपरेशन हो रहा है ये दिखाते हैं आपको। जम्मू कश्मीर में सर्दियों ने दस्तक दे दी है और सर्दियों के दस्तक देते ही पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू हो गई है। इस बर्फबारी के चलते जो दर्रे हैं, जो पहाड़ों पर भारत पाकिस्तान सीमा पर जो घुसपैठ के पारंपरिक रास्ते हैं वो बंद हो चुके हैं और उन पर बर्फ गिरने के बाद वहां से घुसपैठ लगभग नामुमकिन हो गई है। ऐसे में अब पाकिस्तान और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने अपना प्लान बदलकर आतंकियों को जो निचले इलाके हैं, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका हो या जो निचले इलाके हैं जहां बर्फबारी नहीं होती है, वहां से घुसपैठ करने के निर्देश दे दिए हैं। इन इलाकों में जो लॉन्चिंग पैड्स हैं वो भी सक्रिय किए गए हैं और एक रिपोर्ट के मुताबिक करीब 250 आतंकी इन लॉन्चिंग पैड्स में तैयार बैठे हैं ताकि वो घुसपैठ करके भारतीय सीमा में दाखिल हो सकें। बर्फबारी होने के बाद ये दर्रे बंद हो गए हैं और इसके बाद जैसे ही इस तरह के इनपुट्स यहाँ सुरक्षा एजेंसियों और खुफिया एजेंसियों ने सेना को दिए हैं, किस तरह के इंतजाम यहाँ सीमा पर किए गए हैं आप तस्वीरों में देख रहे हैं। हम इस समय जम्मू के अखनूर सेक्टर में हैं, जहां पर ऐसी खबरों के बाद सेना रात में कैसे गश्त कर रही है तस्वीरें बयां कर रही है। सेना ने यहां न केवल अपनी गश्त बढ़ा दी है बल्कि इसके साथ ही जो गैजेट्री है, जो आधुनिक उपकरण है सीमा पर, वो भी इन प्लेस रख दिए हैं और लगातार पाकिस्तान की हर नापाक साजिश पर नजर न केवल इन जाबाजों की आंखें रख रही हैं बल्कि इन पाकिस्तान की हर नापाक साजिश पर नजर इन आधुनिक उपकरणों से भी रखी जा रही है। बता दूं कि लगातार जम्मू के पुंछ जिले में सेना के काफिले पर हुए हमले के बाद सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं। एक तरफ जहां सेना राजौरी और पुंछ में आतंकियों का सफाया करने में लगी है, दूसरी तरफ तस्वीर यह जम्मू के अखनूर सेक्टर की है जहां पर बर्फबारी होने के बाद सेना ने घुसपैठ की आशंका के बीच गश्त बढ़ा दी है। यहां पर सीमा पर किस तरह भारत के वीर सपूत गश्त कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान के नापाक जो मंसूबे हैं वो नाकाम हो, इस तरह की यहाँ पर प्रबंध किए गए हैं सीमा पर। और सीमा पर अब पाकिस्तान की हर चुनौती से निपटने के लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। अजय वासुदेव, ABP न्यूज़, अखनूर।